हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का एक और वीडियो आपके सामने। अगर मैं बात करूँ आपके सीटेट यूपीटेट पेपर 2 जूनियर भर्ती जो आपकी होने वाली है उसके लिए, या फिर प्राइमरी भर्ती के लिए भी आप रीट DSSB के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये है, आज हम बात करेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन को लेकर के भारतीय राज्य व्यवस्था से। अभी तक हम लगभग 90 नंबर क्वेश्चन तक बात कर चुके थे। एक बार 90 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे हम 91 से आपका जो आगे का सवाल होगा उसको लेकर के। 90 नंबर सवाल में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। समानता यानी कि इक्वलिटी। संपत्ति अर्जित करना बोला है, और यहाँ पर एक और बोला है बलात् श्रम को लेकर के। आपको मैं बता दूं, जब हम बात करते हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर ये कहा है इन्होंने कि भारतीय संविधान में उसका वर्णन देखने को नहीं मिलता है। आप जब राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक में आपको राइट टू इक्वलिटी जो है वो देखने को मिलेगा। संपत्ति अर्जित करने को लेकर के अगर हम बात करें, जो भी एसेट की बात होती है या राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के बात करें, तो आप ये चीज़ गलती कर देते हो। यहाँ पे आप कहते हो कि अब तो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। आप कहते हो कि वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो बात सही है। इन्होंने कहा कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, तो फंडामेंटल राइट तो आपसे पूछा नहीं है, अधिकार तो है ही ना। एक मौलिक अधिकार से हटा करके एक आपका लीगल राइट यानी कि एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और 300A में, अनुच्छेद संख्या 300A में भी, मतलब ए में आपका बाकायदा संपत्ति अर्जित वाला या संपत्ति अर्जन का अधिकार दिया हुआ है। वो बात अलग है कि वो एक लीगल राइट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको भारतीय संविधान में दिया हुआ है। फिर बलात् श्रम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बलात् श्रम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, जैसे मनरेगा के लिए, कि 150 रुपये आपको पर डे मिलेंगे, और हम क्या करें कि 150 के बजाय उन्हें केवल 80 रुपये में, 90 रुपये में काम कराएं। मतलब जितना देना चाहिए उससे कम पैसे दे करके, फिक्स चार्ज से कम पैसे दे करके काम करवाना बलात् श्रम में आता है। ध्यान रखिएगा, बलात् श्रम मतलब बाल श्रम नहीं है, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो बलात् श्रम की बात हमारे, जब हम राइट्स को लेकर के बात करते हैं तो हम DPSP में और फंडामेंटल राइट्स में सभी में इसकी छाप जो है वो देखने को मिलती है। किसकी? बलात् श्रम की। फिर बात आती है दोस्त प्रेस की स्वतंत्रता। अभी ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टैब में डेली में लगभग क्वेश्चन दिया करता हूँ। कम्युनिटी टैब में इलेक्ट्रॉनिक स्टडी होम पेज पर जाइए, कम्युनिटी टैब में जा करके आप लोग सवाल का आंसर किया करिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने सवाल दिया था, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे सवाल कर रहे थे कि अरे प्रेस की स्वतंत्रता तो 19A में है, B में है, वो बाकी सारी बातें। दोस्त मैं आपको बता दूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो है वो 19 और 19A 19B की जब आप बात करते हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, कहीं भी प्रेस को लेकर के बात नहीं की गई है। वो बात अलग है कि 19A और 19B के तहत हम फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन उल्लिखित कहीं भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आंसर से ज़्यादा आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेस शब्द में सामान्यतः शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर पत्रिकाएं, इंटरनेट वेबसाइट, अखबार और जर्नल को लेकर के बोला है। तो जब हम बात करते हैं प्रेस को लेकर के, प्रेस वाली चीज़ों में कभी भी जो इंटरनेट वेबसाइट की बात होती है वो चीज़ें हमारी शामिल नहीं होती हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम आँखों और कानों का एक साथ प्रयोग कर रहा होता है? आप समझ रहे हैं 92। तो ये MMS है आपका, सिनेमा है, या SMS है, या फिर टेलीविज़न विज्ञापन की बात की है 92 नंबर क्वेश्चन में। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आँखों यानी कि ऑडियो, माफ़ी चाहेंगे विजुअल, और कानों यानी कि ऑडियो विजुअल ऐड की बात की है, और वो ऑडियो विजुअल ऐड जो है वो टेलीविज़न होगा, ठीक है। होप सो कि आपने भी यही आंसर को लगाया होगा। नेक्स्ट है आपका, किस प्रथम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? यहाँ पर KM हेगड़े करके हैं, हुकुम सिंह, GV मावलंकर, या फिर GR जाखड़ करके हैं। 93 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात की जाए तो जब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, पहले आपके स्पीकर, प्रथम स्पीकर थे वो GV मावलंकर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से C होगा। नेक्स्ट 94 में क्या दिया है, कार्ल मार्क्स किस देश का रहने वाला था? जापान, जर्मनी, फ्रांस, या फिर इटली? बिल्कुल आप अपना आंसर कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं कार्ल मार्क्स को लेकर के, जिनकी पुस्तक थी दास कैपिटल, 94 में जो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, जर्मनी। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम सामाजिक न्याय शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? नागरिकता में है, क्या प्रस्तावना में दिया हुआ है, क्या फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, या फंडामेंटल ड्यूटी
यानी मौलिक कर्तव्यों में इसके बारे में बात की गई है। तो अगर मैं 95 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात करूं और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस की बात, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। जब हम बात करते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 को लेकर के, तो ऐसे में 3 शब्द आपके ऐड किए गए भारतीय संविधान में। समाजवाद की बात करते हो आप जब, इंटीग्रिटी अखंडता, और आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं जब यानी कि आप जब बात करते हैं एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। तो ये 3 शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल या आमुख में ऐड किए गए, जोड़े गए। तो सोशल जस्टिस की बात सबसे पहले सर्वप्रथम बोला है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद सामाजिक न्याय की बात संविधान में नहीं की गई है, कहीं भी है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में प्रस्तावना आता है और प्रस्तावना में सबसे पहले सोशल जस्टिस की बात की गई है। आगे चलते हैं। आगे है इसमें निम्न में से किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय के दर्शन होते हैं? 5 से 8 में, 9 से 12, 14 से 18 या फिर 19 से लेकर के 22 तक में। 96 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो चूंकि यहाँ पर सामाजिक न्याय के दर्शन सोशल जस्टिस को लेकर के बात की गई है, अनुच्छेद संख्या 5 से 8। देखिए होता ये है, नागरिकता को लेकर के कहीं ना कहीं ये बात करता है आपका। 9 से 12 में भी जब हम जाएंगे तो ये नागरिकता का जो है आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लो टच देखने को मिलेगा। फिर बात आती है 96 नंबर क्वेश्चन में, जब हम देखेंगे 14 से लेकर के 18 तक, तो सामाजिक न्याय समानता का जो अधिकार है ना, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सामाजिक रूप से किसी के साथ अन्याय ना हो, इनजस्टिस वाली बात या जो है वो चीज़ें, अन्याय वाली बात जो है वो देखने को ना मिले। तो ये जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें नजर आएंगी कहाँ से? अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक, और आंसर होगा सी। एक और सवाल है आपके लिए। 97 में कहते हैं अनुच्छेद 17 के तहत समाज में व्याप्त किस बुराई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अस्पृश्यता, चोरी, बलात्श्रम है या फिर इनमें से सभी? तो बलात्श्रम का भी अभी मैंने बताया कि फिक्स चार्ज से कम पैसे दे करके किन्हीं मजदूरों से काम करवाना। तो बलात्श्रम का मतलब बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चोरी और अस्पृश्यता, मैं आपको बता दूं आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को लेकर के बात करता है। जो पहले होता नहीं था कि छुआछूत, आप यहाँ का पानी नहीं पी सकते हैं, आप जो है दूसरी जाति के हैं तो हम लोग सवर्ण हैं, आप लोग दूसरे वर्ण के हैं, इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ों को जो ख़त्म करने का काम करता है वो है अनुच्छेद संख्या 17। मनुष्यों में खरीद बिक्री को किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? 21, 23, 22 और 24 आपका दिया गया है यहाँ पे। खरीद फरोख्त को लेकर के बात की गई है यहाँ पे 98 में। जब हम 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे अधिकारों में 14 से लेकर के 18, फिर 19, 20, 21, आप चलता है 21, 22 और फिर हम चलते हैं 23, 24 के आगे अनुच्छेदों को लेकर के। तीसरे प्रकार का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर खरीद फरोख्त को लेकर के कहीं ना कहीं रोकथाम की बात की गई है, दंडनीय अपराध उसे बताया गया है। तो वो हमारा जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 23। 98 का आपका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। एक और सवाल है, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के निम्न में से किस तरह के हितों की संरक्षण की बात की गई है? भाषा, लिपि को लेकर के बात की जाए, संस्कृति या फिर इनमें से सभी? तो आपको मैं बता दूं, जब हम बात करते हैं हमारे धार्मिक जो भी अधिकार होते हैं, ऐसे में धर्म संबंधी अधिकारों को लेकर के जब हम बात करते हैं 29, 30, तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड, हमारी जो भी लिपि है उससे रिलेटेड, जो भी हमारा कल्चर है, आप समझ रहे हैं, इन सभी के अधिकारों को या इन सभी के हितों का संरक्षण जो है वो सरकार करेगी। यहाँ पर आपको मैं बता दूं 29 में जल्लीकट्टू मामला आप लोग तमिलनाडु का बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो एक सांड बैलों की लड़ाई का मामला है। तो ये हुआ कि इससे जो है लोगों का नुकसान होता है, लोग घायल हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर दी। वहाँ के जो लोग थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे अधिकार है पहले से और इसको गवर्नमेंट छीन रही है, स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह इनके कल्चरल राइट्स में आता है, सांस्कृतिक अधिकारों में आता है, आप इसे इनसे छीन नहीं सकते, आप इन्हें सुरक्षा दीजिए और इनका जो जल्लीकट्टू वाली चीज़ें हैं वो जारी रखने दीजिए। तो इतना पावरफुल होता है आपका फंडामेंटल राइट कि कोई स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें जो है हाथ नहीं डाल सकती। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992, 1993, 1994, 1995। 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब हम बात करते हैं 1993 है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आएगा। एक और सवाल है,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जब भी हम बात करते हैं अल्पसंख्यक आयोग को लेकर के, 101 में 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। हाँ जी, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कुल सदस्यों की जो संख्या होगा ऐसे में होगी, वो आपकी आएगी 7। याद रखिएगा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 कब लागू किया गया था? 95 में, 96, 97 या फिर 98? तो 102 में जब हम आंसर को लेकर के बात करेंगे, तो विकलांग व्यक्ति अधिनियम आया 2000। जैसे हम बात करते हैं, इसके पहले भी मैं आपको एक सवाल ऐसे ही करवाया हुआ हूँ कि जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, आया 2009 में, लागू हुआ 2010 में। पंचायती राज व्यवस्था 1992 में आई, 1993 में लागू हुई। ऐसे ही ये 1995 में आया और लागू हुआ 1996 में। आगे इसमें संघवाद से क्या मतलब है? एक शब्द दिया है संघवाद, फेडरलिज्म करके बोल देते हो, फेडरल गवर्नमेंट कह लो आप इसे। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, या केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार, या फिर न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब हम फेडरल गवर्नमेंट को लेकर के बात करते हैं, संघवाद या यूनियन ऐसे में आप बोल लो एक तरीके से। आप जब भारतीय संविधान के भाग संख्या 1 और अनुच्छेद संख्या 1 को लेकर के बात करेंगे, उसमें दिया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब जो भारत है, जो इंडिया है, भारत है, वो राज्यों का एक संघ होगा। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चला रही होती है पूरे जो है शासन को। वहीं जब आप बात करते हैं केंद्र में, तो वहाँ पर कौन चला रहा होता है? जो केंद्र सरकार होगी। तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद को बता रहा होगा। 103 में आपका जो करेक्ट आंसर है पहला आएगा। एक और सवाल है, यदि राज्य में एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? इन्होंने कहा आपसे समानता के अधिकारों की बात, उनका उल्लंघन होता हुआ मिलेगा। फिर ये क्या कहते हैं, 1 मिनट, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? ध्यान दीजिएगा। होता ये है कि अगर हमें यूपी में मैं रहता हूँ, यहाँ पर मुझे नौकरी मिल रही है, और मैं जैसे ही महाराष्ट्र गया, वहाँ पे मान लीजिए महाराष्ट्र गया, मैं साउथ इंडिया चला गया, मैं दिल्ली चला गया, ऐसे में कहीं भी, और वहाँ पर मुझे नौकरी जो है, या फिर ये कह लें कि दूसरे कामगारों के तरीके से हमें अनुमति नहीं मिल रही काम करने की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इक्वलिटी वाली बात है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये समानता वाली बात नहीं रही। फिर आप एक समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर नौकरी मिल रही है, हमारा स्टेट हमें दे रहा है, आपका स्टेट आपके स्टेट में मैं वहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, तो जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होगा। आप समझ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ से ए आएगा। आगे चलते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। व्यवस्था में संसद को इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या फिर संसद में सभी शक्तियाँ निहित या प्रदान हैं, या संसद में सभी शक्तियाँ। 105 105 नंबर अगर मैं बात करूँ, संसद का काम क्या होता है? हम कहते हैं व्यवस्थापिका के रूप में। आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं जो है, जो एक लेजिस्लेचर का काम करती है, लेजिस्लेशन का जो काम करती है, एक पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, यानी कि कानून बनाने का या शक्ति बनाने का, या शक्ति आप ये इस तरीके से कह लो कि कोई भी नियम कानून को के फॉर्मेशन का जो काम है वो पार्लियामेंट ही कर रही होती है। किसकी सहायता से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहायता से। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए होगा 105 में, वो पहला आएगा। ठीक है। अब जनता का प्रतिनिधित्व संसद नहीं करती, ध्यान रखिएगा। जनता का प्रतिनिधित्व जो सरकार होगी ना, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव जिसे आप बोलते हो, वो कर रही होगी। ठीक। आगे दिया है क्वेश्चन 106 में कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या होता है? कार्यकारी मतलब समझते हैं आप एग्जीक्यूटिव को लेकर के, अगर ऐसे में बात की जाए उनका काम क्या होता है, वही एग्जीक्यूटिव को लेकर के यहाँ पर इन्होंने बात बोली है। अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना या फिर राष्ट्रपति को चुनना। तो जो भी नियम कानून बनाए जा रहे होते हैं, देखिए लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियरी होती है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं जब हम बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट हमारा जो कानून बना रहा होता है। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं,
जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है किसे, जो भी संसद द्वारा अधिनियम या नियम कानून बनाए गए हैं उसे। और जो हमारा जुडिशियरी है वो देखता है कि कहीं कोई मनमाने तरीके से काम तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम सही फैसला दें। जुडिशियरी यानी जो भी हमारे कोर्ट हैं वो उसमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए 106 से जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर है जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या कुछ आते हैं। तो लिखा है कई जिले परिषद, कई ग्राम पंचायतें, नगर पालिका वार्ड है या कई ग्राम सभाएं जो है वो जनपद पंचायत के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। 107 आपको जब मैं बता दूं यहाँ पे, चूंकि बात की है जनपद पंचायत को लेकर के, ठीक है, 3-4 चीज़ें होती हैं, 3 स्तर होते हैं। जब जैसे बी आर और मेहता को लेकर के आप बात करते हैं, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर नगर पालिका वार्ड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वो नगर पालिका में अक्सर कंसिडर किए जाते हैं जो जिले होते हैं। तो इसीलिए जनपद पंचायत के अंतर्गत हमें कई नगर पालिका वार्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। आपका करेक्ट आंसर 107 में सी आएगा। एक और सवाल है यहाँ पर 108 नंबर का। भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन इनमें से गलत है, ये पूछा है जब हम भारतीय संसद को लेकर के बात करते हैं। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, ये कहा इन्होंने। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए होता ये है, ये वाले पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और जनता का प्रतिनिधित्व करती है से मतलब है कि जो लोकसभा या जब आप बात करते हो राज्यसभा, तो लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल ना, मतलब जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा वो आपकी लोकसभा वाली मतलब लोकसभा हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आपका करेक्ट है, जबकि इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट क्या होगा। जब संसद का सत्र चल रहा हो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति, राज्यसभा लोग ये होते हैं। बस एक चीज़ आपका जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला वाला। वित्त से संबंधित, ध्यान दीजिएगा 108 में कि वित्त से संबंधित मामले में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, ये कहना गलत होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन में नहीं पूछा हो और आपको ऑप्शन में कहीं नहीं अगर मिल जाए तो वही आपका उत्तर होता है। ये दूसरा तरीका है, वैसे ज़्यादा समय काम नहीं करता, हर एक केस में काम नहीं करता है। ये यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आगे चलते हैं। 109 में आपसे कहा है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। न्यायपालिका को लेकर के बात की है 109 में। कहते हैं न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। इन्होंने पूछा, ये बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट कि वो रद्द कर सकती है, लेकिन यहाँ पर आपसे एक गलत स्टेटमेंट पूछा है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बोला इन्होंने 109, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं। फिर कहते हैं न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यहाँ पर चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है। जब हम विधायिका को लेकर के बात करते हैं या एग्जीक्यूटिव को लेकर के, तो ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो जो सरकार जिसकी भी बनती हो मनमाने तरीके से अपना अधिकार जमाया रहता कोर्ट वगैरह पे। एक बात लेकिन यहाँ पर जो लिखी हुई है ये बात भी सही है। जब हम सी पॉइंट पर आते हैं तो कहते हैं, ये कह रहे हैं परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं। क्यों भाई, 2 राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप अभी जो कावेरी जल विवाद था 2 स्टेट के बीच ही तो था, वहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं आपका कोर्ट जो है वो बीच में था मामला सुलझाने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी आएगा। ये कहते नहीं होगा तो वही आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। एक और सवाल है आपका 110 में आपसे कहा है कि फैबियन समाजवाद समर्थक था। उग्र परिवर्तनों का यहाँ पर म्युनिसिपल सुधार है या फिर अवेल्म सामाजिक पुनः संरचना करके लिखा हुआ है, या मजदूरों के आंदोलन से 110। 110 नंबर क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं सवाल को लेकर के तो उग्र परिवर्तनों से रिलेट करता है फैबियन समाजवाद। वैसे ये क्वेश्चन आपका जब आप वर्ल्ड एक पॉलिटी वाले सेक्शन को लेकर के बात करते हैं वहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, या फिर वर्ल्ड जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे होते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हो वहाँ से। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ से देखने को मिलेगा 110 का पहला। फिलहाल के लिए दोस्तों हमें यहीं पर रुकना होगा। कम्युनिटी टैब में डेली क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करिए। यहाँ कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
औरों के साथ में भी शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि उनकी भी यहाँ पर पहुँच बनी रहे, वो भी पढ़ते रहें। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।